हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2017 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी और सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया पार्ट सी। लेट सी डिनोट द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन सी। देन इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, मोड z इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट सर्कल है तो उसके सेंटर तो 0 0 है और जो रेडियस है वो क्या है 1, तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो z को हम इस तरह से लिखते हैं ना, z इक्वल टू r ई की पावर आइटा थीटा। यहाँ पे r 1 है तो z इक्वल टू क्या जाएगा ई की पावर आइटा थीटा। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि मोड ऑफ z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार, और ये मोड ऑफ z स्क्वायर की फॉर्म में ही है तो इसको हम z इंटू जेड बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 1 प्लस जेड स्क्वायर और इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल बार, तो भी ये करेक्ट है। और एक चीज़ और कि जब हम यहाँ से लिख सकते हैं z इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा, तो वहाँ से डी जेड क्या हो जाएगा, आइटा ई की पावर आइटा थीटा इंटू डी थीटा। डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका। तो देखिए, बस ये वैल्यूज़ इसके अंदर रखनी है अब इंटीग्रेशन में। तो 1/2 पाई आइटा, और जो इसके लिए थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 to 2 पाई, इसके लिए थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, z की जगह ई की पावर आइटा थीटा रखेंगे तो यहाँ से जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ई की पावर 2 आइटा थीटा। फिर यहाँ से जेड बार की जगह अगर ई की पावर आइटा थीटा रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस आइटा थीटा, और जेड बार स्क्वायर उसकी जगह क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस 2 आइटा थीटा, और इंटू में डी जेड की जगह क्या वैल्यू रखेंगे आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 को करेंगे इस पूरे से तो क्या जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा। फिर क्या करेंगे ई की पावर आयोटा थीटा को करेंगे इस पूरे टर्म से, तो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये जब दोनों पावर जुड़ेगी तो क्या जाएगा ई की पावर 0, तो वो 1 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको बस सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे पूरी। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से जब इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये 1 एक ये 1, सॉरी एक तो ये 1 एक ये 1 और एक ये 1, तो ये यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस बाकी की जो टर्म्स है वो देखो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और ये ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। फिर ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और इंटू में बाहर क्या है आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी। अब देखो जो हमारे पास इंटीग्रेशन बचा वो ये है, और हम जानते हैं कि अगर 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट हो और ई की पावर आयोटा एन थीटा डी थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है 0। 0 किस तरह से आती है, यहाँ से देखो ई की पावर आयोटा एन थीटा का करेंगे तो क्या जाएगा ई की पावर आयोटा एन थीटा अपॉन आयोटा एन, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 2 पाई। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मतलब जहाँ जहाँ ई की पावर आयोटा एन थीटा की टर्म है वो तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0, तो ये सारे इंटीग्रेशन तो 0 बचेगा, सिर्फ 2, तो 2 आयोटा डी थीटा। तो इसका जब 2 आयोटा थीटा को तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी थीटा और लिमिट 0 to 2 पाई, तो वैल्यू क्या बचेगी 1/पाई इंटू 2 पाई, यहाँ से पाई टू पाई कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 2। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन थर्ड में है 2, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द पावर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी log n x की पावर n, देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एफ एक्स। इस सीरीज़ की हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an। ये भी होता है और भी फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पे इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an। ए एन यहाँ पे क्या है log n, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा log ऑफ n प्लस 1, तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n प्लस 1/log n। अब अगर देखो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो टर्म क्या आ जाएगी इन्फिनिटी ऊपर,
और नीचे भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं और फिर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे log n+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे log n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log n+1 का डिफ्रेंशिएशन 1/n+1 एंड log ऑफ n का डिफ्रेंशिएशन 1/n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1, और इस पर जब n को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बचेगी 1/1 + 1/n। n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 1/r = 1, देन r = 1। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है r = 1, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सपोज f इज होलोमॉर्फिक इन एन ओपन NBD ऑफ Z0 बिलोंग्स टू C। f क्या है, होलोमॉर्फिक, एक एनालिटिक फंक्शन है। और एनालिटिक कहाँ पे है, Z0 कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में C में, उसके नेबरहुड में ये फंक्शन एनालिटिक है। और एक सीरीज़ दी हुई है जो कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये जो सीरीज़ है f(n)(z0) ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। देन हमें ये बताना है कि जो हमारे फंक्शन है f वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पॉलिनोमियल होगा, या फिर f कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एंटायर फंक्शन, या फिर fx बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स में बिलोंग करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काउंटर कंसिडर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम एक काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, f z = e⁻i/z/2। ये देखते हैं कि ये जो इससे बनने वाली जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्या। अगर है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन हमने जो कंसिडर किया है फंक्शन वो करेक्ट है। उसके बेस पे हम बाकी के ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करना है हमें। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से f(z) = i/2 e⁻i/z/2 और mod ऑफ f(z0) z0 हमने 0 लिया और f(z) को क्या लिया, e⁻i/z/2। तो यहाँ से 0 पे जब f(z) निकालेंगे, उसकी 0 पे वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2। कैसे, इसका जब मोड लेंगे तो यहाँ से आयोटा का मोड तो 1/2 बाहर, और e⁻i/z/2 और z0 की वैल्यू क्या है, 0। तो e⁻0 1 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास 1/2 बचेगी। इसी तरह से f"z निकालेंगे तो i²/4 e⁻i/z/2, z0 पे वैल्यू निकालेंगे, z0 क्या है, 0, तो 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 तो यहाँ से जो हमें f(n)(z0) मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/2n, यानी ये सीरीज़ हमें मिल गई। अब देख लेते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। हम मोड इसीलिए तो निकालने, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है, उसका मॉड्यूलस भी कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें f(n)(z0) क्या मिला, 1/2n। अब एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो सीरीज़ है ये 0 पे कन्वर्स करेगी। इसका मतलब जो हमने कंसिडर की है सीरीज़ वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इस वाली कंडीशन को तो फुलफिल कर रही है। अब देखो ये सीरीज़ जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है, बट ना तो हमने जो ये कंसिडर किया है ये वाला, ये ना तो कांस्टेंट है ना ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, ना तो कांस्टेंट है ना पॉलिनोमियल है, और ना ही ये रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, क्योंकि ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने लिया ये आयोटा की फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया f इज़ अ कांस्टेंट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में दिया पॉलिनोमियल, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में दिया f(x) बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जबकि हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स से लिया गया है फंक्शन, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड। अब हम पार्ट सी से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट सी में आया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f = u + i/v be an entire function where u and v are real and imaginary parts of f respectively। मतलब ये जो f दिया हुआ है ये एंटायर फंक्शन है, और u और v इसके, u तो क्या इसके रियल पार्ट को डिनोट करता है और v इसके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। देन ये हमें एक जैकोबियन मैट्रिक्स दी है JA = uxa uya vxa vya। इस सिमेट्रिक, अब देखिए ये यहाँ पे की पॉइंट है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है पहचान, कि यहाँ पे जो uy और ये vx है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या बताना है कि फंक्शन f जो होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल डिग्री < 1 का होगा, या एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री स्ट्रिक्टली > 1। तो देखिए
ये हमें जैकोबियन मैट्रिक्स दी हुई है और सिमेट्रिक बताया है इसको। सिमेट्रिक होने की वजह से ये यू वाई और ये वी एक्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एक हमें इक्वेशन में ये हो दिया हुआ है कि एफ एंटायर फंक्शन है, तो एंटायर फंक्शन होता है इसका मतलब वो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जैकोबियन मैट्रिक्स से यू वाई इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यू वाई और यू वाई मतलब सॉरी वी एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये मिल गया ना हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, टू वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब वी एक्स भी जीरो है। वी एक्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया इसका। इमेजनरी पार्ट किसका, एफ टेस्ट शेड का, क्योंकि एफ सेड क्या होता है यू प्लस आयोटा वी, तो एफ टेस्ट शेड क्या होता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स या फिर यू वाई प्लस आयोटा वी वाई, अगर वी वाई की फॉर्म में लिखें तो यहाँ से एफ टेस्ट शेड क्या हो गया, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और वी एक्स हमारा जीरो है तो बचा सिर्फ यू एक्स बचा। इसका मतलब इमेजनरी पार्ट जो है एफ टेस्ट शेड का वो जीरो है, इमेजनरी पार्ट एफ टेस्ट का जीरो है, इसका मतलब एफ टेस्ट कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए उसका इमेजनरी पार्ट जीरो है। तो यहाँ से क्या मिल गया, एफ डैश जो है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर एफ डैश कांस्टेंट मिला है इसका मतलब जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है और डिग्री एटमोस्ट 1 का है, ठीक है। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है एफ इज़ अ पॉलिनोमियल, ये करेक्ट है। एफ इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमने लिखा है कि जो हमें पॉलिनोमियल मिला है वो स्ट्रिक्टली एटमोस्ट डिग्री 1 का मिला है। एफ इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 1, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड में बोला गया है कि एफ नेसेसरली कांस्टेंट फंक्शन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में है एफ इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बस फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू साइन पाई जेड अपॉन 2 अपॉन साइन पाई जेड, देन एफ हैज़ पोल एट। इस फंक्शन की ये बताने हैं कि पोल जो होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, मतलब इसके पोल किस किस वैल्यू पे होंगे, ऑल इंटीजर्स पे या ऑल इवन इंटीजर्स पे या ऑल ऑड इंटीजर्स पे या फिर ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1 वेयर k बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं। एफ जेड दिया हुआ है साइन पाई जेड अपॉन 2 अपॉन साइन पाई जेड। अब ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, तो अगर हम z टेंस टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू निकालें, इसकी जो भी सिंगुलरिटी है वो फाइंड करें, तो हमें पता चल जाएगा अगर पोल होगा ज़ीरो पे, इसका मतलब तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिए, ऑल इंटीजर्स पे एफ़ के पास में पोल है, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी पे एफ़ की वैल्यू क्या आ रही है, एफ़ के पास सिंगुलरिटी क्या आ रही है, पोल आ रही है। तो हम ज़ीरो पे चेक कर लेते हैं, अगर ज़ीरो पे हुई तो हम फिर नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो जेड टेंस टू ज़ीरो पे देखते हैं, तो साइन पाई जेड अपॉन 2 अपॉन साइन पाई जेड वो क्या जाएगा, यहाँ से इसको लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म बनेगी, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एलोपिटल रूल से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 कोस पाई जेड अपॉन 2 अपॉन साइन पाई जेड का करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई कोस पाई जेड। अब जेड टेंस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। अगर ये 1/2 मिल गया, इसका मतलब जो लिमिट है जेड टेंस टू ज़ीरो पे एफ जेड की वो एग्जिस्ट कर रही है, वो भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। तो जेड इक्वल टू ज़ीरो पे तो हमें रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिल गई, और हमें बताना है पोल, तो जेड इक्वल टू ज़ीरो पे तो हमें पोल नहीं मिला, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एफ हैज़ पोल एट ऑल इंटीजर्स, बट ज़ीरो भी तो एक इंटीजर है और ज़ीरो पे हमें सिंगुलरिटी मिली रिमूवेबल, पोल नहीं मिली, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए, अगर हम साइन पाई जेड अपॉन 2 और इस साइन पाई जेड को हम इस तरह से लिख लें, 2 साइन पाई जेड अपॉन 2 इंटू कोस पाई जेड अपॉन 2 फॉर्मूले से, तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, साइन पाई जेड अपॉन 2 एंड साइन पाई जेड अपॉन 2, वैल्यू क्या बची नीचे, 2 कोस पाई जेड अपॉन 2। अब पोल के लिए हम क्या करते हैं, अब इसके जो फंक्शन के पोल होंगे उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 कोस पाई जेड अपॉन 2 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तभी तो हमें इसके पोल मिलेंगे। जब ये नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो होगी तभी तो इसके पोल मिलेंगे। तो कोस पाई जेड अपॉन 2 इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो की वैल्यू कोस कहाँ कहाँ देता है, 2n+1 पाई बाई 2 पे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, पाई जेड अपॉन 2 इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। देन यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन 2 ये तो दोनों कैंसिल हो गए, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2n+1 वेयर n इक्वल टू 0 1 2 अप टू n, आगे जितनी भी वैल्यू हो
तो z इक्वल टू क्या आ गया 2n+1 वेयर n इक्वल टू 0 1 2 आगे। तो अगर देखो n की वैल्यू हम 0 रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 7, इस तरह से वैल्यू चलेगी। तो ये क्या आ जाएंगे, ये सारे क्या है ओड नंबर्स है। तो इन ओड नंबर्स पे वैल्यू के फंक्शन में क्या है पोल सिंगुलरिटी है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि इस फंक्शन की सिंगुलरिटी पोल होने के लिए क्या ज़रूरी है, ये 2 cos πz/2 को 0 होना पड़ेगा, तभी फंक्शन के पास में पोल होगा। और पोल किन किन वैल्यूज़ पे मिला आप z की 2n+1, और ये 2n+1 से जो भी वैल्यू मिली वो सारे ऑड नंबर्स है। इसका मतलब जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, ऑड इंटीजर्स होंगे, उन सभी पे फंक्शन के पास में पोल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करेगी। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सेकंड में दिया है इवन इंटीजर्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया, और थर्ड में दिया है ऑड इंटीजर्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया, ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1। अब यहाँ पे भी अगर हम वैल्यू रखेंगे k की 0 तो क्या आ जाएगा 1, फिर 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 9। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी सारे हमें ऑड इंटीजर्स ही मिल रहे हैं, यानी कि ये भी वैल्यूज़ क्या आएगी ऑड नंबर्स जितने भी आएंगे उन सभी पे फंक्शन के पास पोल है, और ये तो हमने इस ऑप्शन में बता दिया। तो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1, फिर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5। तो ये सारी वैल्यूज़ भी ओड आ रही है, और ओड नंबर्स में हमने बताया ही अभी कि फंक्शन के पास में पोल सिंगुलरिटी है। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है फोर्थ ये भी करेक्ट हो जाएगा, एंड थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पार्ट सी से ये कंसिडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन fz इक्वल टू 1/z वेयर z बिलोंग्स टू c एंड नॉट इक्वल टू 0 इफ c डिनोट्स अ सर्कल विथ पॉजिटिव रेडियस। c किसको डिनोट कर रहा है, सर्कल को जिसकी रेडियस पॉजिटिव है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन f मैप्स c -0 टू, मतलब कि f जो होगा वो c -0 से किस पे मैप करेगा, एक सर्कल, एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो w इक्वल टू 1/z, देन द इमेज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे जो काम का हम वही पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करने वाला एक सर्कल है। तो देखिए अगर w इक्वल टू 1/z की फॉर्म में दिया हुआ है, देन इमेज ऑफ अ फाइनाइट सर्कल थ्रू द ओरिजिन, फाइनाइट सर्कल थ्रू द ओरिजिन इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट थ्रू द ओरिजिन। इसकी जो इमेज होगी इस फंक्शन की w इक्वल टू 1/z अगर दिया हुआ हो तो इसकी जो इमेज होगी, यानी ये किस पे मैप करेगा, अगर ये एक सर्कल है ओरिजिन से जाने वाला, देन ये किस पे मैप करेगा, स्ट्रेट लाइन नॉट थ्रू द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा जो कि ओरिजिन से जाने वाली नहीं होगी। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो fz इक्वल टू 1/z, और ये क्या है, एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से जाने वाला है, तो इसकी जो इमेज होगी यही तो पूछ रहा है इस पर f मैप्स, इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, हमने क्या पढ़ा अभी, क्या होगी इमेज, स्ट्रेट लाइन होगी नॉट थ्रू द ओरिजिन। तो हमारे ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में एक सर्कल होगा, गलत, एक लाइन होगी, करेक्ट, एंड लाइन नॉट थ्रू द ओरिजिन, और थर्ड में दिया है थ्रू द ओरिजिन, फोर्थ में दिया है नॉट थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ से सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे बस स्टेटमेंट से, और फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे, और जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे।